Morning students, today we will learn about the capacity to contract. This is the last chapter of this first unit. Capacity to contract means what? Capacity means what? Competency of the parties to enter into contract. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उनके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए. तो कॉम्पिटेंसी कैसे होगी? Section 11 says that every person is competent to a contract provided he has three things. He has attained the age of majority. तो इंडिया में 18 years कंप्लीट है तो बोलेंगे वो मेजर है. तो attain the age of majority, he is of sound mind. sound mind कहीं को अच्छा बुरा सही गलत समझ में आना ना, तो sound mind. एंड लास्ट, ही शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. जैसे कि इंसॉल्वेंट है, जिसका दिवाला निकल गया, मतलब लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एसेट्स बहुत कम है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. जो पर्सन जेल में है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. तो डिस्क्वालीफाइड नहीं रहना चाहिए. तो ही इज़ कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज़ व्हाट सेक्शन 11 सेज. और सेक्शन 11 ये बोलता है कि ये लोग कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. जैसे कि कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, डिस्क्वालीफाइड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. तो ये है इनकॉम्पिटेंसी और ये है कॉम्पिटेंसी. अभी हम लोग माइनर के बारे में पढ़ेंगे. सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 क्या बोलता है? The person who has attained the age of 18, he is declared as major. He has right to vote, he has right to contract. लेकिन थोड़े ऐसे situations में he attains majority not at the age of 18 but at the age of 21. ऐसा कब होता है? जब समझो गार्डियन अपॉइंट किया गया है. गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत 1890 गार्डियन अपॉइंट किया गया है. कई के लिए गार्डियन फॉर माइनर पर्सन्स. माइनर पर्सन मतलब माइनर के ऊपर जो भी डिपेंडेंट है, फैमिली मेम्बर, उसके छोटे भाई बहन या फिर मदर जो भी है. तो गार्डियन अपॉइंट किया गया है तो ही अटेन्स एज ऑफ मेजॉरिटी नॉट एट द एज ऑफ 18 बट एट द एज ऑफ 21. वैसे ही अगर कोर्ट ऑफ वार्ड्स मतलब बच्चे, कोर्ट ऑफ वार्ड्स अगर सुप्रिटेंडेंट की तरह काम कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी की देख रेख कर रहा है, सो सुप्रिटेंडेंस इज डन बाय द कोर्ट ऑफ वार्ड्स. ऐसे समय पर भी माइनर अटेन्स द एज ऑफ मेजॉरिटी नॉट एट द एज ऑफ 18 बट एट द एज ऑफ 21. नाउ लेट अस सी, अगर कोई एक पर्सन के साथ एग्रीमेंट माइनर करता है या माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करता है तो क्या है रूल्स. लेकिन ये सारे माइनर्स एग्रीमेंट के जो भी रूल्स हैं वो किस दो फंडामेंटल रूल पे डिपेंडेंट है. फंडामेंटल रूल्स है. पहला फंडामेंटल रूल है, लॉ की नज़र में लॉ क्या सोचता? माइनर को प्रोटेक्ट करना है. काय को प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि वो उसको अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है. तो लॉ प्रोटेक्ट्स माइनर अगेंस्ट हिज ओन इनएक्सपीरियंस. और law also protects minor against those experienced but not having a good intention. मतलब improper designs या फिर ऐसे लोग जो उसके माइनॉरिटी का फ़ायदा उठा सकते, उनसे भी लॉ माइनर को बचाने की कोशिश करता है. इसीलिए क्या कहा गया है? लॉ क्या बन जाता माइनर का? गार्डियन. जूरीज जो भी लड़ रहे केस, जूरीज माइनर के क्या बन जाते? सर्वेंट्स. जज जो जजमेंट देने वाला है ना, जज क्या बन जाता माइनर का? काउंसिलर. मतलब पूरी तरह से लॉ किसको मदद करना चाहता है? माइनर. ये है पहला रूल. सेकंड रूल क्या बोलता? ठीक है भाई, माइनर की मदद करो आप, लेकिन इतनी भी मदद ना करो कि आप उन लोगों को अननेसेसरी हार्डशिप क्रिएट कर रहे जो लोग माइनर को सही मदद करना चाहिए. मतलब ये सेकेंड रूल नहीं होता तो माइनर को कोई मदद करने नहीं आता. तो दोज हु वांट टू हेल्प जेन्युइनली द माइनर,
they also should be protected. That is what the law second rule says about it. So if you want to achieve this objective, you must see that you are not causing unnecessary hardships to the people who are genuinely going to help the minors. This is what the two rules based on. First rule favors the minor. Second rule also favors those persons who want to help minors genuinely. So now let's move on to the next. Now let us see, there are around 12 agreements with minors. We have to see the rules regarding this, and also we have to study the position of the minor. This can be a long answer question in the examination. So let us go through the first rule related to minors agreement. What is that? Agreement with or by minor is void ab initio. चाहे माइनर खुद जाके एग्रीमेंट करे या माइनर के पास आप जाके एग्रीमेंट करो, लेकिन वो एग्रीमेंट कैसा है? वॉइड ही है, मतलब इनएफेक्टिव है, मतलब एनफोर्स नहीं कर सकते. तो यहाँ पर एक केस है, मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. तो इस केस में एक मनी लेंडर होता है और एक माइनर होता है. तो यहाँ पर माइनर क्या करता? अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के मनी लेंडर धर्मोदास घोष से कुछ लोन लेता. तो लोन लेने के बाद अब पूरा लोन नहीं लेता, पहले 8,000 रुपये ले लेता और उसके बाद माइनर ही खुद कोर्ट जाके क्या बोलता? आई एम अ माइनर, मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए. तो कोर्ट क्या बोलता? यस, माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता, उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स उसको दे दो वापस. तो मनी लेंडर को उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स उसको वापस देना पड़ता. साथ ही में मनी लेंडर बोलता कम से कम मेरे को 8,000 रुपये तो दो जो मैं दिया उसको एडवांस लोन की तहत. तो कोर्ट क्या बोलता? जब एग्रीमेंट ही वॉइड है तो आपको वो जो 8,000 रुपये आपने दिए ना, वो भी आपको वापस नहीं मिलेंगे. क्यों नहीं मिलेंगे? एग्रीमेंट विथ और बाय माइनर इज वॉइड अब इनिशियो. अब इनिशियो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट इज़ इनएफेक्टिव. इट विल नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप एंड इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो ये केस से ये पॉइंट प्रूव हो गया कोर्ट. तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, वी कैन बी अ बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉमिस. मतलब क्या? माइनर, भले ही माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट वॉइड है, लेकिन माइनर हमेशा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी रह सकता, प्रॉमिस ही रह सकता, उससे कोई भी उसको रोक नहीं सकता. जैसे कि मान लो आप यहाँ पर ए है, माइनर है, अब बी है मेजर. तो बी क्या करता? ए के पास जाता, बोलता मैं तुम्हारी स्कूटर खरीदूंगा और एडवांस पैसे भी दे देता उसको. स्कूटर खरीदूंगा सेकेंड हैंड में, तो पैसे एडवांस में थोड़े पैसे दे देता. नेक्स्ट डे अब बी को क्या लगता? नहीं नहीं, ये महंगी है, मैं नहीं खरीदूंगा स्कूटर. तो ऐसे समय पर माइनर क्या कर सकता? बी को मजबूर कर सकता खरीदने के लिए. क्यों? कि माइनर के साथ एग्रीमेंट किया था ना, माइनर बेनिफिशियरी है. तो माइनर कैन गो टू द कोर्ट एंड कंपेल बी टू बाय द स्कूटर. तो माइनर कैन ऑलवेज बी बेनिफिशियरी. कॉन्ट्रैक्ट में जो फ़ायदा होगा वो माइनर को हो सकता है और इससे उसको कोई भी रोक नहीं सकता. नेक्स्ट, हिज एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी रैटिफाइड. रैटिफाइड का मतलब है ओके करना. रैटिफाइड बाय हिम ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी. इसका मतलब क्या है? माइनॉरिटी के टाइम पे समझो ए एक माइनर है और ए ने एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया. किसको? बी को, कि मैं तुमको 6 महीने बाद पैसे दूंगा. तो ये प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया था तब. अब बाद में क्या हुआ? ए मेजर हो गया. अब मेजर होने के बाद बी क्या बोलता? वो जो प्रॉमिसरी नोट तुम माइनॉरिटी में लिखे थे ना, वो फिर से लिख के दो, क्योंकि तब तुम माइनर थे, अभी और एक लिख के दो. तो अगर माइनर लिख के भी दिया और एक प्रॉमिसरी नोट, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? फ्रेश प्रॉमिस शुड बी सपोर्टेड बाय फ्रेश कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन पास ड्यूरिंग माइनॉरिटी इज नो कंसिडरेशन एट ऑल. इसीलिए माइनर कैन नॉट ratify the contracts or agreements made during minority on attaining the age of majority. मेजर होने के बाद
जो माइनॉरिटी के टाइम पे अवॉइड एग्रीमेंट्स थे उसको वैलिड एग्रीमेंट्स नहीं बना सकते. दिस इज व्हाट दिस रूल सेज. लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेक्शन 64. सेक्शन 64 टॉक्स अबाउट रेस्टिट्यूशन. रेस्टिट्यूशन का मतलब है अगर एग्रीमेंट वॉइड है और कुछ बेनिफिट मिल गया तो वापस कर देना चाहिए. लेकिन सेक्शन 64 माइनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. जैसे कि हमने देखा था मोहिर बीबी वर्सेस धर्मोदास केस में 8,000 रुपये मोहिर बीबी को मिले थे ना, तो वो धर्मोदास घोष मनी लेंडर बोला भाई मेरे वो 8,000 रुपये तो वापस करो. तो कोर्ट ने क्या बोला, वो वापस नहीं मिलेंगे. तो एनी बेनिफिट पास ड्यूरिंग माइनॉरिटी कैन नॉट बी आस्क्ड टू रिटर्न इट बैक. मतलब वापस माइनर से ले नहीं सकता कोई भी. नेक्स्ट, ही कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. कोर्ट के सामने वो हमेशा बोल सकता मैं माइनर हूँ ना, ऐसा बोल सकता है. तो यहाँ पर एक केस है लेस्ली वर्सेस शेल. इस केस में ऐसा बताया गया कि माइनर ने क्या किया था, अपने आप को मेजर बताया था. माइनर ही था लेकिन बताया क्या, मेजर बता के 400 पाउंड्स का लोन ले लेता, पैसे ले लेता. अब 400 पाउंड्स मैं मेजर हूँ ऐसा बता के लिया, तो बाद में जो मनी लेंडर है या जिसने पैसे दिए थे वो कोर्ट जाता कि भाई मेरे पैसे मुझे चाहिए, इसने गलत बताया था. लेकिन माइनर ने ये सारे पैसे यूज़ कर लिए तो माइनर को देने के लिए नहीं कहेंगे. लेकिन यहाँ एक बात है, समझो ये 400 पाउंड से उसने क्या खरीदा, कार खरीदी. तो ये कार कोर्ट बोल सकता है माइनर को कि वापस करो जिसका है उसको. क्यों, ये मनी को आइडेंटिफाई कर सके ना किसी फॉर्म में, और माइनर ने अपना एज गलत बताया था. मैं इसका मतलब है कोर्ट ऑलवेज प्रोटेक्ट्स माइनर्स बट डजंट गिव देम लिबर्टी टू चीट मैन. चीट मैन मतलब क्या, लॉ हमेशा माइनर को प्रोटेक्ट करेगा लेकिन ऐसी लिबर्टी नहीं देगा कि आप दूसरों को धोखा दे के पैसे कमाओ या पैसे लो. इसी तहत यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि माइनर का अगर ये पैसा किसी भी फॉर्म में फाइंड आउट होता है तो वो उस पर्सन को मिल जाएगा जिसके साथ माइनर ने धोखा किया था. धोखा किया तो नाउ लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट. No specific performance can be claimed of those agreements entered into by minor or by the guardian on his behalf. मतलब जब माइनर के साथ एग्रीमेंट ही वॉइड है तो इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कभी भी नहीं होता. लेकिन अगर वो एग्रीमेंट कैसा है, सिर्फ और सिर्फ किसको बेनिफिट दे रहा, माइनर को बेनिफिट दे रहा. दूसरी चीज़ जो गार्डियन ने काम किया था वो अपने दायरे में उसके स्कोप ऑफ अथॉरिटी में रह के किया था. अगर ये दो चीज़ें हैं और सिर्फ माइनर के बेनिफिट के लिए है तब इसको एनफोर्स किया जा सकता है. अदरवाइज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं होगा अनलेस दिस एग्रीमेंट इज गोइंग टू हेल्प ओनली माइनर. नेक्स्ट, ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. अच्छा, बिफोर दैट विल गो थ्रू दिस. He cannot enter into contract of partnership. एक मेजर और एक माइनर मिलके क्या नहीं कर सकते, पार्टनरशिप फर्म खोल नहीं सकते. दोनों भी मेजर चाहिए, तो एक माइनर और एक मेजर नहीं, पार्टनरशिप नहीं बनेगा. माइनर कैन बी अ पार्टनर इन प्रॉफिट्स, लेकिन एक मेजर और एक माइनर मिलके पार्टनरशिप फर्म नहीं खोल सकते. सो दैट कैन नॉट बी डन. नेक्स्ट, ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. किसी भी हाल में माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते. माइनर का दिवाला निकल गया ऐसा नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते, जब माइनर कोई कर्जा ले ही नहीं सकता तो वो इंसॉल्वेंट कैसा होगा, नहीं हो सकता. सो दिस इज व्हेन ही कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एनी डेट, सो ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट. नेक्स्ट, हु इज लायबल फॉर, अगर नेसेसरी, समझो किसी ने नेसेसरी सप्लाई किया माइनर को, जैसे कि उसके लाइफस्टाइल को सूट हुए, जैसा फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग के अलावा भी उसके लाइफस्टाइल को सूट हुए, जैसा मिनिमम चीज़ें जो नेसेसरीज के डेफिनेशन में आती है
वो प्रोवाइड किया, तो क्या माइनर लायबल है? नहीं। लेकिन माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है, मतलब माइनर के प्रॉपर्टी में से वो इंसान क्लेम कर सकता है, लेकिन माइनर से पर्सनली क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, ही कैन बी एन एजेंट। माइनर क्या बन जाता? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। बट माइनर क्या नहीं बनेगा? ही कैन नॉट बी मेड लायबल, वो कोई जिम्मेदारी या लायबिलिटी उठा नहीं का, लेकिन सिर्फ एक कनेक्टिंग लिंक बनेगा बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। उस वैसा बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट, हिज पेरेंट्स और गार्डियंस आर नॉट लायबल फॉर द एग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू बाय माइनर अनलेस ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लो माइनर खुद मेडिकल शॉप गया और कुछ मेडिसिन खरीदा अपने लिए, उसके लिए उसके पेरेंट्स या गार्डियंस जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसने अपने लिए खरीदा या अपने तौर पर जाकर खरीदा। लेकिन दूसरा सिचुएशन ले सकते हैं कि पेरेंट्स ने बोला भाई जाके हमारे लिए दवाई लेके आओ, तो यहाँ पर माइनर पेरेंट्स के कहने पर या गार्डियन के कहने पर जाता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव और एज ए एजेंट, तब पेरेंट्स या गार्डियंस लायबल हो सकते हैं। लेकिन अदरवाइज माइनर खुद अपने बिहाफ पे गया तो पेरेंट्स या गार्डियंस को लायबल नहीं ठहरा सकते। नेक्स्ट, माइनर इज लायबल फॉर सिविल टॉर्ट्स और रॉन्ग्स वेयर ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। देखो जैसे कि माइनर को गाड़ी चलाना मना है, फिर भी गाड़ी चलाया, तो ही विल बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। इन द सेम वे और एक चीज़ कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जैसे लेस्ली वर्सेस शेल केस में उसने अपने आप को क्या बताया था? मेजर, जबकि वो मेजर नहीं था, मिसरिप्रेजेंटेशन किया था, वो इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वॉल्विंग इन द कॉन्ट्रैक्ट और रॉन्ग डूइंग हो गया, तो वहाँ पर माइनर को पनिशमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब मेजर नहीं है तब भी गाड़ी चला रहा, तो ही विल बी पेनलाइज्ड एंड बिकॉज he is liable for civil torts where he is directly involved in the civil wrongs, he will be liable. So with this we have finished about minors agreement. Thank you.